हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और हम लोग प्रादेशिक भूगोल भाग 5 के तहत अध्याय 1 में एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस करें। तो एशिया महाद्वीप में आज का जो सेशन है, सबसे पहले ईरान के बारे में डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तो ईरान का क्या अर्थ होता है? ईरान का मतलब है आर्यों का देश। देखिए, सऊदी अरब के बाद ईरान जो है पश्चिमी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और ईरान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 1,68,800 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, जनसंख्या के दृष्टि से यह पश्चिमी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसके सीमा पर उत्तर में कैस्पियन सागर, अजरबैजान, आर्मीनिया, तुर्की और पूरब में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान सीमा बनाते हैं। ईरान पर्वतों से घिरा हुआ एक विस्तृत पठारी देश है। इसके पठार को ईरान का पठार के नाम से जाना जाता है। इसके चारों ओर ऊंची ऊंची पर्वतें हैं। इसके उत्तर में एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी और उत्तर पूर्व में खुरासान पर्वत तथा कुपित द्राग श्रेणी और दक्षिण में जाग्रोस श्रेणी स्थित है। एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी देश की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वह है दामावंद। तो एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दामावंद है। इसकी ऊंचाई 5,671 मीटर है। यहाँ के पठारी भाग पर अनेक खारे पानी के झील जो है वो पाए जाते हैं। याद रखिएगा, अगर बात करें तो ईरान का जो पठार है, ईरान का पठार अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है, जिसमें दस्त ए कबीर और दस अल्लूत, याद रखिएगा, ये ईरान का मरुस्थल है। तो प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि दस्त ए कबीर और दस्त ए लूत कहां का मरुस्थल है? तो ईरान का। तो देखिए, दस्त ए कबीर एक तुषारी मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसको पार करना कठिन होता है। करुण देश की सबसे बड़ी नदी है जो मध्य जाग्रोस से निकलकर खुरम शहर से प्रवाहित होती हुई सत अल अरब में मिल जाती है। याद रखिएगा। इसके बाद अतरक, सफीर और अरक अन्य नदियां हैं कहां की? ईरान की, जिनमें वर्ष भर पानी जो है बहता रहता है इन नदियों में। और इनमें से अतरक नदी दक्षिण पूर्व में, साफी तथा अरक नदियां एल्ब्रुज पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिर जाती हैं। ईरान की जो जलवायु है महाद्वीपीय जलवायु मतलब की है, यानी तापमान की अधिकता और वर्षा का क्षेत्रीय विषमता है। कहां पर? ईरान में। तो ईरान की अगर बात करें तो जो जलवायु है वो महाद्वीपीय जलवायु है, जिसमें गर्मी और सर्दी के तापमान में मतलब काफी अंतर रहता है। फारस के खाड़ी के तटीय भाग में ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है पार कर जाता है। देश के आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु में गर्म के मौसम में दिन का जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। रात में तापमान गिर जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है, जिसके कारण रात का जो मौसम होता है अति सुहाना हो जाता है। ठीक है। शीत ऋतु में कैस्पियन सागर और अरब सागर के तटों को छोड़कर तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। अधिकांश वर्षा शीतकालीन चक्रवातों से होती है। उत्तर पश्चिमी में अगर बात करें तो उत्तर पश्चिमी में वर्षा का जो औसत होता है 125 सेंटीमीटर, जो दक्षिण पूर्व की ओर कम होती जाती है। दक्षिण पूर्वी भाग में औसत वार्षिक वर्षा 5 सेंटीमीटर होती है। ईरान में कनात नहरों के द्वारा फसलों की जो है सिंचाई की जाती है। कनात, और वास्तव में कनात जमीन के अंदर सुरंग बनाकर खोदी हुई नहरें होती हैं। तो कनात क्या है? याद रखिएगा। ईरान की लगभग आधी जनसंख्या जो है कृषि और पशुपालन के द्वारा आजीविका जो है प्राप्त करती है। तो जो ईरान की लगभग आधी जो जनसंख्या वो क्या करती है? कृषि और पशुपालन करती है। यहाँ की गेहूं जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल है। जौ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा अन्य खाद्यान्न फसलें हैं। ईरान खुबानी नामक मेवे के लिए जो है काफी प्रसिद्ध है। खुबानी ये ड्राई फ्रूट होते हैं। ईरान के 17% क्षेत्र पर चरागाह है। लगभग 22% जनसंख्या पशुपालन पर निर्भर है। यहाँ प्रमुखतः भेड़ें पाली जाती हैं। क्या? भेड़ें यानी सीप, और बकरियां, गधे, घोड़े, ऊंट, गाय और बैल भी यहाँ की जो है महत्वपूर्ण मतलब की जानवर हैं। इनमें बहुत से खनिज पाए जाते हैं। ईरान में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जिनमें पेट्रोलियम भंडार में ईरान का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। तो पेट्रोलियम जो भंडार है, ईरान का जो पोजीशन है पेट्रोलियम भंडार के दृष्टिकोण से चौथा है। ईरान के दक्षिण पश्चिमी में पेट्रोलियम का प्रमुख भंडार है। ईरान की तेल जो राजधानी है वो है आबादान।
इसी प्रदेश में है। तो ईरान की जो तेल राजधानी आबादान है वो कहां पर है, इसी प्रदेश में है। और ईरान में खनिजों की मतलब कि काफी विविधता है। यहाँ खनिज तेल के अतिरिक्त सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, कोयला, लोहा, तांबा और प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। खुरासान और करमन में एमराल्ड एवं अन्य रत्न जो है या आभूषण जो कह सकते हैं, कीमती पत्थर जो है पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देश के बड़े नगर रेलवे और सड़कों के द्वारा जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुख्य रेल मार्ग तुर्की की सीमा से लेकर अफगानिस्तान के हेरात नगर तक जाता है। खुरम शहर, बंदर अब्बास, बंदर खुमैनी, बुशायर और खड़क द्वीप देश के मुख्य बंदरगाह हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान रेल लिंक का निर्माण किया गया है। यहाँ के अधिकांश निवासी जो है वो आर्य मूल के हैं। यहाँ के जो लोग हैं, निवासी जो है अधिकांशतः आर्य मूल के हैं, जो मध्य एशिया से यहाँ आए हुए हैं। शेष जनसंख्या में अरब और तुर्क नस्ल की प्रमुखता है। ईरान शिया बहुल देश है, परंतु कुछ जनसंख्या ईसाइयों और यहूदियों की भी है। तेहरान देश की राजधानी है। ईरान की राजधानी कहां पर है, तेहरान। और इस्फहान, याद रखिए, इस्फहान, तौरीज और मसाद अन्य प्रमुख नगर हैं। खुरम शहर, बंदर अब्बास, बंदर खुमैनी और बुश शहर प्रमुख पतन है। याद रखिए, खर्क द्वीप अगर बात करें तो खर्क द्वीप रेल निर्यात का प्रमुख टर्मिनल है। चाबहार बंदरगाह जो है ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान यानी बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए सामरिक महत्व रखता है और भारत इसके विकास में सहयोग प्रदान कर रहा है। इसके बाद इराक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इराक प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता की भूमि रही है। इराक जो है मेसोपोटामिया सभ्यता की ये भूमि रही है, जो दजला फरात नदी घाटी में फैला हुआ है। विश्व की प्राचीनतम बेबीलोन सभ्यता इसी घाटी में फला फूला। इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 4,38,446 वर्ग किलोमीटर है। इराक की सीमाएं सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, टर्की, आर्मीनिया तथा ईरान से संलग्न है। ठीक है, इराक का भू आकृतिक जो विभाजन है, निचला इराक, ऊपरी इराक, उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अल रमादी से लेकर अगर बात करें तो अल रमादी से लेकर बगदाद तक का जो प्रदेश है वो निचला इराक कहलाता है, जिसमें दजला और फरात नदियों का क्षेत्र भी सम्मिलित है। इसका विस्तार फारस के खाड़ी से उत्तर की ओर 565 किलोमीटर तक है। दजला फरात नदियां मिलन के बाद संयुक्त रूप से निर्मित क्षेत्र सत अल अरब कहलाता है। ऊपरी इराक एक ऊंचे नीचे ढलान का उपजाऊ मैदान है, जिसमें मोसूल एवं किरकुक नगर जो है स्थित है। किरकुक के उत्तर पूर्व में स्थित हलगर्द क्या है, हलगर्द पर्वत देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो किरकुक के उत्तर पूर्व में स्थित हलगर्द पर्वत देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 3,607 मीटर है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कुवैत से लेकर सऊदी अरब के किनारे होता हुआ जॉर्डन और सीरिया तक जो है चला गया है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, संपूर्ण पश्चिमी एशिया में केवल इराक ही एक ऐसा देश है जहां सदावाहिनी नदियां बहती हैं। दजला फरात नदियां जो है आर्मेनिया की उच्च भूमि से निकलकर फारस के खाड़ी में गिरती हैं। इराक की जलवायु अत्यंत विषम है, एक जैसा नहीं है, विषम प्रकार की है, जिस पर इसके अक्षांशों और सागर तल से ऊंचाइयों का प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में बगदाद में तापमान जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और शीत ऋतु में तापमान यानी टेम्परेचर हिमांक 0 डिग्री जो है तापमान हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। औसत तापमान अगर बात करें तो यहाँ की जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्षा मुख्य रूप से शीत ऋतु में नवंबर से अप्रैल के बीच भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से होती है। बसरा नगर में औसत वार्षिक वर्षा केवल 15 सेंटीमीटर, जबकि उत्तर के पहाड़ी भागों में 40 से 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। देश के मात्र 5% क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है, जो देश के उत्तरी भाग में मिलते हैं। उच्च भागों में चीड़, ओक घासें तथा पठारों पर स्टेपी घासें, दलदली भागों में कच्छ वनस्पति तथा मरुस्थलों में
कंटीली झाड़ियां जो है उगती हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के समय यहाँ पर जो है जब मेसोपोटामिया सभ्यता फला फूला था तो उस समय की अगर बात करें तो यहाँ पे गेहूं, जौ, मटर इत्यादि अनाजों की खेती विश्व में सबसे पहले जो है प्रारंभ की गई थी। भेड़ बकरियों का पालन भी इसी क्षेत्र में आरंभ हुआ था। लगभग 3/4 जनसंख्या कृषि से अपना जो है आजीविका निर्वहन करता है, यानी जीविका को चलाता है कृषि कार्यों को कर कर। सिंचित भागों में संवहन कृषि और असिंचित भागों में यानी जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां पे पशुचारण और मरुधानी कृषि की जाती है। मरुभूमि से रिलेटेड जो कृषि होता है उसे मरुधानी कहते हैं। दोआब क्षेत्र में चावल की खेती होती है। व्यापारिक फसलों में खजूर जो है यहाँ का प्रमुख फसल है। विश्व के आधे से अधिक खजूर का उत्पादन एवं निर्यात इराक से जो है किया जाता है। यहाँ सीमित मात्रा में कोयला, क्रोमियम, तांबा, लोहा, सीसा ये सभी उपलब्ध है। अधिकांश भंडार उत्तरी इराक में मिलते हैं और शक्ति के संसाधनों में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उत्तरी भाग में अगर बात करें तो उत्तरी जो भाग है इस भाग में किरकुक तथा मोसुल और दक्षिणी भाग में जुबैर व बासरा प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र में गैस के विशाल भंडार मिलते हैं। इराक जो है तेल उत्पादन और निर्यातक देशों के संगठन का यानी ओपेक का सदस्य है। यह खनिज तेलों के भंडार के दृष्टि से यह विश्व में 5वां स्थान रखता है। वस्त्र उद्योग है बगदाद के निकट तथा मोसुल में संकेंद्रित है। मोसुल में सबसे ज्यादा जो है वस्त्र उद्योग देखने को मिल जाएगा। चीनी उद्योग मोसुल, करबला और सुलेमानिया में स्थित है। सीमेंट उद्योग, रासायनिक उर्वरक और इस्पात उद्योग बसरा के निकट तथा खाद्य एवं फल प्रसंस्करण उद्योग बगदाद व बसरा में केंद्रित है। यहाँ इस्लाम प्रमुख धर्म है जो सुन्नी और शिया संप्रदायों में विभाजित है। जनसंख्या का सघन संकेंद्रण जो है वो सत अल अरब तथा दजला फरात नदियों के घाटियों में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय क्षेत्र प्रायः निर्जन है, यानी यहाँ पे कोई कह सकते हैं जीव जंतुओं का विकास के लिए अनुकूल दशाएं नहीं है। यहाँ बहुजन जनजातियां भी निवास करती हैं। बगदाद देश की राजधानी तथा अरब जगत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र है। बगदाद जो है इराक है, इराक की राजधानी कहां पर है? बगदाद है। और बगदाद अरब जगत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र है। बसरा दूसरा महत्वपूर्ण नगर और पतन है जो अगर बात करें तो सत अल अरब के तट पर स्थित है। मोसुल, किरकुक, नजफ, करबला, नासिरिया और कैसर, हिंदिया तथा सफवान अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा सांस्कृतिक केंद्र हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है सीरिया। सीरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीरिया प्राचीन काल से ही जो है अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण अफ्रीका, यूरोप और एशिया का संगम क्षेत्र रहा है। पूर्व में यह फ्रांस का अधीन था। अगर बात करें तो पूर्व में ये किसका भाग था? फ्रांस के अधीन था। 1946 में ये स्वतंत्र हुआ और सीरिया दक्षिण पश्चिम एशियाई देश है। सीरिया इसका लोकेशन क्या है? तो ये दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश है जिसका पश्चिम में इजराइल, लेबनान और भूमध्य सागर, उत्तर में तुर्की, पूरब और दक्षिण पूरब में इराक। तो याद रखिएगा जिसके सीरिया है, सीरिया दक्षिण पश्चिम एशियाई देश है जिसके पश्चिम में इजराइल, लेबनान व भूमध्य सागर, उत्तर में तुर्की, पूरब और दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण पश्चिम में लेबनान व दक्षिण में जॉर्डन स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,85,180 वर्ग किलोमीटर है। देश का अधिकतर भाग समतल मरुस्थल है। भूमध्य सागर के समानांतर कुछ पहाड़ियां जो है विस्तृत है, फैले हुए हैं। इनमें हरमन चोटी देश में सबसे ऊंची है जिसकी ऊंचाई 2,814 मीटर है। देश का आंतरिक भाग एक पठार है तथा देश के दक्षिण पूर्वी भाग में सीरिया का मरुस्थल फैला हुआ है। लेबनान श्रेणी 2400 मीटर ऊंची है। औसतन ऊंचाई क्या है? 2400 मीटर। इसका सर्वोच्च शिखर कुरनाता अल सौदा। इसकी अगर बात करें तो सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन सी है? तो कुरनाता अल सौदा है। ऊंचाई 3000 मीटर है। उत्तर पूर्व में उर्वर जलोढ़ मैदान है, उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जिसके उत्तरी भाग पर फरात और उसके सहायक नदियां खाबूर तथा बालिक प्रवाहित होती हैं। इन सभी नदियों का उद्गम
टॉरेस पर्वतीय क्षेत्र है, पूरब की ओर सपाट पठार है जो शुष्कता के कारण मरुभूमि में परिवर्तित हो गया है। सीरिया की तटीय भाग की जलवायु भूमध्य सागरीय है, जबकि आंतरिक भाग की जलवायु मरुस्थलीय है। जबकि वार्षिक वर्षा का औसतन जो अगर बात करें तो जो वार्षिक वर्षा है इसका औसत कितना है तो 100 सेंटीमीटर है, किंतु उसका वितरण असामान्य है। तो जो ये 100 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा है औसतन, ये भी मतलब कि असामान्य रूप से वितरित है, हर जगह से एक जैसा वर्षा नहीं होता है। पूरब के पठारी भागों में मात्र 14 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कृषि और पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। सीरिया के 35% क्षेत्र पर कृषि होती है और देश की 56% जनसंख्या संलग्न है। इसका केवल 15% भाग सिंचित है। गेहूं यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसके बाद ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, जई और राई अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। पशुपालन शुष्क पठारी भागों पर होता है, जिनमें भेड़, बकरियां, गाय, बैल, खच्चर प्रमुख पशु हैं। सीरिया में सामान्यतः खनिजों का अभाव है। यहाँ अल्प मात्रा में पेट्रोलियम, जिप्सम और तांबा प्राप्त होते हैं। ऊर्जा के संसाधन भी सीमित हैं। 1970 के दशक के अंत में उत्तर पूर्वी सीरिया के कारासुक क्षेत्र में तेल के भंडारों की खोज हुई। सीरिया का अधिकांश उद्योग कृषि आधारित है, जिनमें सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, चुकंदर से निर्मित चीनी, चमड़ा, कागज आदि प्रमुख है। और 1970 के बाद सरकार ने यहाँ लौह एवं इस्पात, उर्वरक, सीमेंट, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन निर्माण आदि उद्योगों की स्थापना की और औद्योगिक विकास पर काफी ध्यान दिया, बल दिया, ताकि यहाँ का अगर बात करें जो औद्योगिक एरियाज हैं, औद्योगिक जो स्कोप हैं, ये काफी फले फूले, इनमें विकास हुए। इसके बाद अगर बात करें तो दमिश्क में या दमिश्क इस देश की राजधानी नगर है। और इसकी अगर बात करें तो याद रखिएगा, इसकी अगर बात करें तो उमैयद मस्जिद दक्षिण पश्चिम एशिया के महान स्मारकों में से एक है। ओलेप्पो, इसके बाद ओलेप्पो के बाद लटाकिया, तारतूस, होम्स और हामा यहाँ की प्रमुख नगर है। ओलेप्पो फरात घाटी और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। इसके बाद टर्की या तुर्की के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तुर्की दक्षिण पश्चिम एशिया का देश है। तुर्की का लोकेशन याद रखिएगा, ये दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश है जो एशिया और यूरोप के बीच स्थित एक एशिया का प्रवेश द्वार के रूप में ये विख्यात है। इसे लघु एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि तुर्की का 98% भाग एशिया महाद्वीप में और मात्र 2% भाग यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सीरिया के यूरोपीय भाग में यूरोपीय संस्कृति और एशियाई भाग में एशियाई संस्कृति की झलक स्पष्ट देखने को मिलता है। यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप का मिलन बिंदु है। तुर्की एशिया का सबसे पश्चिमी देश है। इसके उत्तर में काला सागर और दक्षिण में भूमध्य सागर को जोड़ने वाला मरमरा सागर और उसके दोनों तटों पर बास्पोरस एवं दारदानेलेस और जल संधियां इसे सामरिक महत्व प्रदान करती हैं। तो दक्षिण में भूमध्य सागर को जोड़ने वाला मरमरा सागर और उसके दोनों तटों पर बास्पोरस और दारदानेलेस जल संधियां इसके सामरिक महत्व को प्रदान करती हैं। इसके उत्तर पूर्व में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, पूर्व में ईरान और दक्षिण पूर्व में सीरिया और इराक स्थित है। तुर्की का भू आकृतिक विभाजन है, इसको याद रखिएगा। पहला है अनातोलिया का पठार, दूसरा है पूर्वी पठारी प्रदेश और तीसरा है एशियन तटीय मैदान। तो तुर्की का भू आकृतिक विभाजन है 3 रूपों में हुआ है: अनातोलिया के पठार, पूर्वी पठारी प्रदेश और एशियन तटीय मैदान। अनातोलिया का पठार के दक्षिण में पोंटिक पर्वत और उत्तर में टॉरेस पर्वत स्थित है। देखिए, पोंटिक और टॉरेस पर्वत श्रेणियां आर्मेनिया के गांठ में, या जो आर्मेनिया की गांठ है, यहां से आपस में ये मिल जाते हैं, जो तुर्की के पूर्वी भाग में स्थित हैं। और आर्मेनियाई गांठ से निकलने वाली जो सभी पर्वतें हैं, ये टर्शियरी युग पर्वत श्रेणी के उदाहरण हैं। तो आर्मेनिया गांठ से निकलने वाली सभी पर्वत श्रेणियां टर्शियरी टर्शियरी युगीन पर्वत श्रेणियों के ये उदाहरण है। पोंटिक पर्वत की ऊंचाई पूरब की ओर बढ़ती जाती है। इसकी सर्वोच्च चोटी
कैकर दागी है, इसकी ऊंचाई 3937 मीटर है। खारे पानी की तूज या साल्ट झील इसी क्षेत्र में स्थित है, जो तुर्की की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी अरारात 5112 मीटर है। अरारात शिखर एक शांत ज्वालामुखी क्षेत्र है। यह शिखर सदैव बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहीं से दजला और फरात नदियां निकलती हैं। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की वान झील, जिसकी खारापन कितना है 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, इसी पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। वान झील ये मतलब कि खारे पानी का झील है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, तुर्की का तटीय भाग एक मैदान है जो संकरी मैदानी पट्टी के रूप में काला सागर, एजियन सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। इस मैदान को एजियन तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। तुर्की के तटीय भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, किंतु आंतरिक पठारों पर महाद्वीपीय जलवायु मिलती है। वनस्पति का वितरण वर्षा के अनुरूप मिलता है। भूमध्य सागर और एजियन सागर के तटों पर जनवरी का तापमान याद रखिएगा 29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। देश के उत्तर पूर्वी भाग में ग्रीष्म ऋतु का औसतन 30 डिग्री सेंटीग्रेड और जनवरी का तापमान -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है गिर जाता है। तटीय और पर्वतीय भागों में वर्षा अधिक होती है। देश के आंतरिक भागों में पूरब की ओर जाने पर वर्षा में कमी आती है और अंटाकिया नगर में, जो अंटाकिया नगर है, यहां पर औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर, जबकि अंकारा में 50 सेंटीमीटर से भी कम जो है वर्षा होती है। तुर्की के ऊंचे पर्वतीय ढलानों पर कोणधारी वन और तटीय भागों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। अनातोलिया पठार पर वर्षा कम होने के कारण घास के मैदान या पतझड़ वृक्ष पाए जाते हैं। जंगली जानवरों में यहाँ रिक्ष, जंगली बिल्ली, लोमड़ी और भेड़िए पाए जाते हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यहाँ के लगभग 20% क्षेत्र पर कृषि होती है, जिसमें 50% जनसंख्या संलग्न है। चारागाह भूमि जो है, चारागाह भूमि 50% क्षेत्रों पर फैला हुआ है, केवल 15% क्षेत्र पर वन है। तटवर्ती क्षेत्रों और पश्चिमी पठारों पर वाणिज्यिक कृषि होती है, जबकि आंतरिक पठार पर निर्वाहक कृषि और पशुपालन की प्रधानता है। तुर्की का भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों की कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जैतून, अंगूर और अंजीर का उत्पादन होता है। तुर्की के पश्चिमी भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित इजमिर की घाटी आर्थिक दृष्टि से यानी कृषि और उद्योग के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो अफीम के कृषि के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह तुर्की का सबसे घनी आबादी वाला देश भी है। वस्त्र उद्योग यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। कायसेरी का सूती वस्त्र का कारखाना पश्चिमी एशिया में विशालतम है। बर्सा, इस्तांबुल व इजमिर में ऊनी वस्त्र उद्योग विकसित है, जबकि कालीन उद्योग आंतरिक पठार पर विकसित है। यहाँ तुर्की, कुर्द और अरबी भाषाएं बोली जाती हैं। तुर्की में मुस्लिम जनसंख्या 99.8% की जो है प्रधानता है, जो सुन्नी है। इनके अतिरिक्त ईसाई और यहूदी भी जो है सीमित संख्या में मिलते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा अनातोलिया के पठार पर स्थित है। तुर्की की जो राजधानी अंकारा है, किस पठार पर स्थित है? अनातोलिया के पठार पर। इस्तांबुल नगर एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में स्थित है, जिसमें अगर बात करें तो पूर्व में कुस्तुनुतुनिया के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस्तांबुल नगर एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में जो है मतलब कि फैला हुआ है। इसे जो है पूर्व में कुस्तुनुतुनिया के नाम से जाना जाता था, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, नेक्स्ट है जॉर्डन। जॉर्डन ये पूर्णतः जो था एक राजतंत्रात्मक देश है। मतलब जॉर्डन क्या था? राजतंत्रात्मक देश। 90% से भी अधिक जो भाग है यहाँ की मरुस्थलीय मतलब कि रूप है। जो यहाँ की भूमि है 90% से भी अधिक जो है मरुस्थलीय रूप में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जॉर्डन पर अंग्रेजों का शासन था। 1946 में यह एक स्वतंत्र देश की जो है मान्यता को प्राप्त कर लिया। जॉर्डन नदी इस देश की मुख्य नदी है, जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई मृत सागर में डेड सी में गिर जाती है। इस नदी के नाम पर इस देश का नाम जॉर्डन पड़ा है। जॉर्डन नदी के द्वारा जॉर्डन का भौतिक विभाजन दो रूप में किया जाता है, जॉर्डन नदी घाटी और जॉर्डन पार पठार। जॉर्डन नदी के दोनों ओर इस देश का विस्तार 97,470 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है
1967 के बाद अगर बात करें तो जॉर्डन नदी यानी 1967 के युद्ध के बाद जॉर्डन नदी के पश्चिमी भाग पर इजराइल का अधिकार है। जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर स्थित मृत सागर का तट विश्व का सबसे नीचा भूतल है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से -430 मीटर है। इसका सबसे निचला भाग किनेरत झील, जो सबसे निचला भाग है वो किनेरत झील के समीप नजदीक है। मृत सागर के उत्तर में गैलीली सागर स्थित है। इन दोनों सागरों को जॉर्डन सागर जोड़ता है। जॉर्डन का अधिकांश भाग पठारी है जो 400 से 1300 मीटर ऊंचा है। इसके पश्चिम में गिडी, मोआब और एडोम की पहाड़ियां 1500 मीटर है या 1500 मीटर तक ऊंची है। इस देश के अगर बात करें तो इस देश के सर्वोच्च स्थान को जबल राम पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो अक्काबा नगर के नजदीक स्थित है। जॉर्डन में भूमध्य सागरीय एवं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इसका उत्तर पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत आर्द्र तथा आंतरिक भाग शुष्क है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा मात्र 20 सेंटीमीटर है। कम वर्षा के कारण यहाँ स्टेपी वनस्पतियां मिलती हैं। कृषि और पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है और देश की 50% से भी अधिक जनसंख्या कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न है, कृषि गतिविधियों में लगा हुआ है। यहाँ गेहूं, जौ, तंबाकू, मक्का, फल आदि जो है प्रमुख फसलें उगाए जाते हैं। घाटियों और ढलानों पर फलों की जो है सोपानी कृषि होती है। यहाँ पर कृषि निर्वाहक प्रकार की है। पठारों पर भेड़, बकरियां, गाय, खच्चर पाले जाते हैं। यहाँ पर चलवासी पशुचारण विस्तृत पैमाने पर मतलब कि मिलते हैं। फास्फेट, नमक और पोटास यहाँ की प्रमुख खनिज है। जिप्सम, लोहा, मैग्नीज, खनिज तेल भी अल्प मात्रा में यहाँ पर जो है इनकी प्राप्ति होती है या यहाँ पे प्राप्त होते हैं अल्प मात्रा में, थोड़े मात्रा में। इसके बाद अगर बात करें तो खनिज संसाधनों के अभाव के कारण यहाँ औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है, लेकिन वस्त्र, चमड़ा और फलों की डिब्बाबंदी यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। देश का अधिकतर आयात निर्यात लाल सागर के उत्तरी छोर पर स्थित अकाबा बंदरगाह के द्वारा जो है किया जाता है। देखिए, अम्मान देश की राजधानी और विशालतम नगर है। अकाबा, जिरास और अजराक अन्य प्रमुख नगर हैं। इसके बाद लेबनान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेबनान भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर सीरिया और इजराइल के बीच एक संकरी पेटी के रूप में फैला हुआ है, जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह भूमध्य सागर तटीय देशों में सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर है। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यह तुर्की का अंग था। युद्ध के बाद फ्रांस ने इस पर अधिकार करके इसे सीरिया में मिला लिया। 1943 में यह जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। लेबनान का अधिकांश धरातल पहाड़ी और पठारी है। माउंट हरमन लेबनान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी औसत ऊंचाई 3050 मीटर है। इस देश के उत्तरी भाग को त्रिपोली का मैदान और दक्षिणी भाग को टायर और सिडोन का मैदान कहते हैं। लेबनान में भूमध्य सागरीय जलवायु और वनस्पति मिलती है। यहाँ का 10% क्षेत्र वनाच्छादित है। यहाँ 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो शीत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवातों से होती है। इसका अतिरिक्त पर्वतीय वर्षा भी होती है। देश के 38% क्षेत्र पर कृषि होती है, जिसके 30% से अधिक क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ भूमध्य सागरीय फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें खट्टे फल, सेब, केले, संतरा, मौसमी, अंगूर आदि सम्मिलित हैं। कुल कृषिगत भूमि के आधे भाग पर खाद्यान्न उगाए जाते हैं, जिनमें गेहूं, मक्का और जौ प्रमुख है। नकदी फसलों में तंबाकू, मूंगफली, आलू, गन्ना, तिल और फल महत्वपूर्ण है। लेबनान में खनिजों का अभाव है। यहाँ केवल जो है पेट्रोलियम महत्वपूर्ण खनिज है। यहाँ ईसाई और इस्लाम धर्म प्रमुख हैं। बेरूत लेबनान की राजधानी है। पतन एवं वाणिज्यिक नगर है। त्रिपोली, सिडोन, टायर और जाहेल यहाँ के अन्य प्रमुख नगर हैं। इसके बाद साइप्रस के बारे में अगर बात करें तो साइप्रस भूमध्य सागर के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है, जिसका कुल क्षेत्रफल 9,251 वर्ग किलोमीटर है। यह एक यूरेशियन देश है, जिसके पश्चिम में अगर बात करें तो याद रखिएगा, जिसके पश्चिम में यूनान, पूरब में लेबनान, सीरिया व इजराइल और दक्षिण में जो है मिस्र एवं उत्तर में तुर्की स्थित है। यहां जो है अगर बात करें तो यह जो सन 1960 में जो है ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ गणराज्य है, स्वतंत्र हुआ और गणराज्य के रूप में यह सामने आया, जो सन 1961 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। 1 मई 2004 के बाद से यूरोपीय संघ का यह सदस्य है। इसकी राजधानी निकोसिया है। तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया है।
याद रखिएगा। और राजभाषा यहाँ का जो है ग्रीक और तुर्की है। यहाँ इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग जो है निवास करते हैं। यह भूमध्य सागर में स्थित तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय है। यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? भूमध्य सागरीय है। याद रखिएगा, इसकी आकर्षक जलवायु प्रत्येक वर्ष लाखों पर्यटकों को जो है अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके बाद इजराइल। इजराइल भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। कहां पर? भूमध्य सागर के तट पर, जो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र से घिरा हुआ है। तो इजराइल के चारों तरफ कौन कौन है? जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान और मिस्र है। इसका क्षेत्रफल 20,700 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 18 मई 1948 को फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप हुई थी। देखिए, अगर बात करें तो जो इजराइल है इसका मैप आप देख सकते हैं। इधर लेबनान है, इधर सीरिया है, ये भूमध्य सागर है। इसके बाद ये जो है आपका जॉर्डन नदी है। यहूदी, ईसाई और मुस्लिमों का जो पवित्र धार्मिक स्थल है वह है यरूशलेम। याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है नेगेव मरुस्थल है। ये जो है महाद्वीपों का सर्वाधिक निम्नतम बिंदु है। ठीक है, ये मृत सागर है। यहाँ पे है होडोरोम। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, यरूशलेम जो शहर है यरूशलेम, यह यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों लोगों के लिए यह पवित्र भूमि है। अरब राष्ट्र इसके एक भाग पर अपना अधिकार चाहते हैं जिससे वे अपने धार्मिक स्थानों की सुरक्षा कर पाए। फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाना चाहता है। इजराइल विकसित देशों के श्रेणी में शामिल है। यह अत्यधिक सघन नगरीकृत देश है। यरूशलेम जो राजधानी है। तेल अवीव व हाइफा यहाँ के मुख्य नगर है। यहाँ की लगभग 16% जनसंख्या अरब समुदाय से संबंधित है, जबकि शेष विभिन्न देशों से प्रवासित यहूदी जनसंख्या है। देश की लगभग 40% जनसंख्या विदेशों से आई है, जिन्हें ओलिम कहा जाता है, जबकि जिन यहूदियों का जन्म इजराइल में हुआ उन्हें शबरस कहा जाता है। इजराइल की मुख्य भूमि अत्यधिक संकरी और कम क्षेत्रफल वाली है। यहाँ की भूमध्य सागर में इजराइल के विशेष आर्थिक क्षेत्र का विस्तार मुख्य भूमि से दोगुना है। अपने छोटे आकार के बावजूद इजराइल दक्षिण में नेगेव मरुस्थल से लेकर उपजाऊ जजरील घाटी तथा गैलीली व कार्मेल पर्वत श्रेणियों तक विभिन्न भौगोलिक संरचनाओं से युक्त है। जॉर्डन से इजराइल तक जो है भ्रंश घाटी विस्तृत है। इसका विस्तार मृत सागर से अकावा के खाड़ी तक है। इसी भ्रंश घाटी में जॉर्डन नदी प्रवाहित होती है, जो इजराइल की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। यरमुक इसकी मुख्य सहायक नदी है। इजराइल का दक्षिणी भाग पठारी है, जो नेगेव कहलाता है। इजराइल के उत्तरी भाग की जलवायु भूमध्य सागरीय, दक्षिणी भाग की जलवायु शुष्क मरुस्थलीय है। इसके उत्तरी भाग में शीतकाल में 50 सेंटीमीटर से अधिक, परंतु दक्षिणी भाग में 10 सेंटीमीटर से कम जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिणी भाग में मरुस्थलीय वनस्पति मिलती है। देश की 20% भूमि पर कृषि की जाती है। बोई गई भूमि के 40% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। गेहूं यहाँ की जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मक्का और जौ अन्य खाद्यान्न फसलें हैं। वस्त्र, रसायन, सिगरेट, चमड़ा, शराब, हीरे तराशना, मशीनरी, तेल शोधन, कागज और फल संस्करण या संरक्षण जो है आदि यहाँ की प्रमुख उद्योग हैं। तेल अवीव, जाफरा, नोबलस, हाइफा और एक्रेब प्रमुख जो है औद्योगिक नगर है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट यरूशलेम यानी जो देश की राजधानी है, ईसा मसीह की यह जन्म स्थली है। मक्का के बाद यह इस्लाम धर्म का दूसरा प्रमुख केंद्र भी है। भूमध्य सागर के तट पर हाइफा तथा मतलब कि असदोद प्रमुख पतन है, जबकि एलात पतन लाल सागर होते हुए हिंद महासागर का जो है मार्ग उपलब्ध करवाता है। फिलिस्तीन के बारे में अगर बात करें तो फिलिस्तीन का अर्थ होता है पवित्र भूमि। हजरत मूसा यहीं के निवासी थे। यह यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को या इस्लाम धर्म की जो है जन्म स्थली माना जाता है। इसीलिए इन तीनों के लिए इसका धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है। वर्तमान समय में यह इजराइल का स्वायत्तशासी प्रदेश है, जबकि 1948 ईस्वी के पहले यह एक स्वतंत्र राष्ट्र था। फिलिस्तीन की मानव इतिहास में मुख्य भूमिका रही है। 8000 ईस्वी पूर्व आखेट युग के पश्चात सबसे पहले कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। 1948 ईस्वी में जब इजराइल की स्थापना हुई तो अरब फिलिस्तीनियों को निकटवर्ती देशों में शरणार्थी का जीवन व्यतीत करना पड़ा।
देखिए, एक अनुमान के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अरबी मूल के फिलिस्तीनियों की कुल संख्या लगभग 85 लाख है, जिनमें से अधिकांश को किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है। वर्तमान समय में इनकी सर्वाधिक संख्या इजराइल के द्वारा अधिकृत की गई भूमि वेस्ट बैंक व गाजा पट्टी में मिलती है। शरणार्थियों के रूप में इसकी सर्वाधिक संख्या जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में है। अरब इजराइल संधि के बाद फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण की दिशा में प्रगति हुई। वेटिकन सिटी एवं स्वीडन ऐसे यूरोपीय देश है जिन्होंने फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दी है। विश्व के सर्वोच्च शिखर जो है इनके बारे में देख लेते हैं। तो एवरेस्ट जो पर्वत शिखर है वो नेपाल में है, K2 भारत में है, कंचनजंगा भारत में है, लाहौसे नेपाल और तिब्बत में है, मकालू नेपाल में है, याद रखिएगा। इसके बाद चोयो नेपाल और तिब्बत में है, धौलागिरी ये नेपाल में है, मनासलू नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा नेपाल, गेसर ब्रूम 1 भारत, ब्रॉड पीक भारत, गेसर ब्रूम 2 भारत और सेसापंगमा तिब्बत में है। विश्व के देश और नगरों के परिवर्तित जो नाम है, जैसे जापान जो है इसका पुराना नाम है निपन, हो ची मिन सिटी का पुराना नाम साइगोन है, सूरीनाम का डच गयाना, हवाई द्वीप का सैंडविच द्वीप, ईरान का पर्सिया, इराक का मेसोपोटामिया, मलावी का न्यासा लैंड, लेसेथो का वासुतो लैंड, नीदरलैंड का हॉलैंड, घाना का गोल्ड कोस्ट, एथोपिया का अबिसिनिया, हरारे का सेलिसबरी, किंशासा का लियोपोल्डविले, थाईलैंड का सियाम, ताइवान का फार्मोसा, बेनिन का दामोही, बेलीज का ब्रिटिश होंडुरास और बोत्सवाना का बेचुआना लैंड। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, मलावी का न्यासा लैंड है, कोजिकोड का कालीकट है, सेंट पीटर्सबर्ग का लेनिनग्राद है, चेन्नई का मद्रास, कंबोडिया का कंपुचिया या खमेर, जिबूती का फ्रेंच या सोमालीलैंड, जाम्बिया का उत्तरी रोडेशिया, जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया है, इस्तांबुल का कॉन्स्टेंटिनोपल या कस्तुनुतुनिया, वाराणसी का बनारस या काशी, इलाहाबाद का प्रयागराज, जायरे का कांगो गणराज्य, मालागासी का पुराना नाम मेडागास्कर है, म्यांमार का बर्मा है, जावा का स्वर्णद्वीप एवं योद्वीप, पटना का पाटलिपुत्र है और बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान, मलेशिया का मलाया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो डुरंड रेखा जो है किसके बीच की रेखा है? तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, लेकिन अफगानिस्तान इस सीमा को जो है नहीं मानता, इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन रेखा याद रखिएगा भारत और चीन के बीच की रेखा है और इस रेखा के तहत इसकी जो लंबाई है 700 मील लंबी रेखा है। तो याद रखिएगा जो डुरंड रेखा है, मैकमोहन रेखा है, तो डुरंड रेखा किसके किसके बीच की रेखा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, ठीक है। और इसे जो है 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित, मतलब कि इस रेखा को निर्धारित किया गया था। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध में यानी 1947 में यह सीमा रेखा जर्मन और पोलैंड के बीच निर्धारित की गई थी। मेनरहीम रेखा याद रखिएगा रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है, मैगिनॉट रेखा। 17वीं अक्षांश रेखा जो है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा रेखा है। 24वीं अक्षांश रेखा कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। और 30वीं जो अक्षांश रेखा है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच की रेखा है। 141वीं पश्चिमी जो देशांतर रेखा है अलास्का और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। 141वीं जो पश्चिमी देशांतर रेखा है। 49वीं अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। इसके बाद है ओडर नीसे रेखा पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। और सिगफ्रायड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिकों चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी के द्वारा निर्मित की गई थी। तो याद रखिएगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में यूरोप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अध्याय 2 के बारे में। तो इससे पहले एशिया महाद्वीप में जितने भी देश थे उन देश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे, उनकी जो मैप थी, जो लोकेशन था, जो
पर्यावरण, वहां की जो पर्यावरण थी, मिट्टी, फसल, जो उद्योग धंधे थे, इन तमाम पहलुओं पर हम लोगों ने अच्छे से फोकस किया है 2-3 बार। उस सेशन को आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में यूरोप के संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।